खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक ज़माना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लासेस में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th का कंप्लीट फार्मूला का वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं ना। आज की क्लासेस में बेसिकली सिर्फ बात होगी फार्मूला पर, जो आप अब तक बचपन से लेकर के आप क्लास 9th तक जो फार्मूला पढ़े हुए हैं, उन सभी फार्मूला का निचोड़ आज की क्लासेस में आप देखने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए आप सभी बच्चे। जैसा कि आप सभी को पता था कि बहुत पहले से इस क्लास की इंतज़ार थी आपकी, और आपके क्लास के बारे में मैं बता दूं, आज की क्लास के बारे में, यह क्लास आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस क्लास से आपको क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th यहाँ तक कि आगे की जो भी क्लासेस आप करेंगे वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस फार्मूला के क्लासेस से। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में भी आपको यही बेसिक्स फार्मूला पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे का सपना है सरकारी नौकरी का भी, उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो है आज के क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, ये थंबनेल देख सकते हैं आप। क्या है थंबनेल में? थंबनेल में है कंप्लीट मैथमेटिक्स फार्मूला। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट मैथमेटिक्स का ऑल फार्मूला। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला है। इसमें आज की क्लासेस में बेसिकली हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे फार्मूले में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों का फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सवाल आप बनाना चाहेंगे, बिना फॉर्मूला का आप बहुत जल्दी नहीं बना पाते हैं। ठीक है, आपको प्रोसेस में जाना पड़ता है, और फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आपको एक वे देता है एक्सप्लेनेशन के सवाल का। यानी कि अगर किसी सवाल में अगर अप्रोच लगाना है हमको, तो ये फॉर्मूला हमको गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप सभी को पता है ये मैथ्स है। ठीक है, ऑल फार्मूला हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट। क्लास 9th ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि क्लास 9 तक का हम लोग ऑल फार्मूला को देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि एक मोटिवेशन लाइन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि जो रुक गया वो हार गया, है ना। जो चल पड़ा वो जीत गया। यानी कि रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। ठीक है, मंजिल उसी की होती है जिसने खुद पर विश्वास किया। तो आपको सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पर विश्वास करना आना चाहिए। उसके बाद ही आप इस दुनिया की जंग को जीत पाएंगे, आप इस संघर्ष से आगे निकल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक सभी चीज़ें ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम लोग कितने चैप्टर्स हैं हम लोगों के? आपको अगर मैं पूछूं आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक हमारा पूरा है 9th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स का, वो 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक है हमारा। ठीक है, तो आज हम लोग 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक का पूरा संपूर्ण फॉर्मूला देखने वाले हैं। यानी कि एक भी ऐसा चैप्टर आपका नहीं छूटेगा जिससे फॉर्मूला नहीं बना हो और हम लिए नहीं हो। ठीक है, पूरी कोशिश ये मेरी रही है कि आपको इस क्लास के बाद फॉर्मूला के लिए इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं एक बात आपको बता दूं, इस क्लास के बाद आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपको कभी जरूरत पड़े फॉर्मूला का, आप इसका जो है वीडियो एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा आप, यानी कि देखिएगा आप जरूर। ठीक है, तो चलिए आपको पता है ये 1 शॉट फॉर्मूला रिवीजन की क्लासेस है हमारे यहाँ, है ना। तो ये जो क्लासेस आज हम लोग करने वाले हैं, ये 1 शॉट का फुल रिवीजन होगा आपका। ठीक है, तो चूंकि क्विक रिवीजन है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे बच्चों का अभी जो नया आप आए हैं तो बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं आप, ये मुझे पता है। लेकिन ये आपका जो फॉर्मूला ये इसमें जो डाले हैं हम, वो चैप्टर को 1 से लेकर के 15 तक का, उसमें एक पर्पस मेरा ये भी है कि अभी आने वाला जो आगामी परीक्षा है, त्रैमासिक परीक्षा या छमाही परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं, इनमें सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर है। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर, जैसा कि आपको पता है कि संख्या पद्धति आपका पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम, है ना। तो नंबर सिस्टम से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर से बन जाता है। आइए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्व समीकाओं की। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो है हमारा सर्व समीका। तो चलिए ये है हमारे पास सर्व समीकाएं। तो सर्व समीकाएं जो आइडेंटिटीज होती हैं, उनमें सबसे पहला है आपका कोई 2 रियल नंबर है। ठीक है, कोई 2 रियल नंबर है, और उन 2 रियल नंबर का हम लोग जब प्रोडक्ट करते हैं इसमें रूट में, तो वो हमारा डिवाइड हो जाता है a इंटू बी में। कहने का अर्थ है कि 2 छोटा छोटा रूट को हम लोग एक जगह कंसाइज करके बड़े रूट में लिख सकते हैं।
ठीक है। चलिए दूसरा, अगर हमारा डिवाइड के फॉर्म में a बाय बी है तो इसको छोटे छोटे रूट में भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला बनता है हमको जब भी आप किसी इस तरह के सवाल को आप सॉल्व करना चाहेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि √2 इंटू √3 इक्वल्स टू कितना होगा, तब आपको इस फॉर्मूला का यूज नजर आएगा कि सर ने बताया था कि अगर दोनों एक साथ है तो अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग है तो उसको एक साथ कर सकते हैं रिवर्स में भी, है ना। तो मैंने आपको अलग अलग पूछा तो आप क्या कहेंगे कि सर ये √2 इंटू 3 कर देंगे हम इक्वल्स टू √6। इस फॉर्मूला का यूज आप इस तरह से करने वाले हैं, है ना। इस तरह से आप यूज करते हैं फॉर्मूला का। चलिए उसी तरह से सेम फॉर्मूला यहाँ भी है, यानी कि आपका डिवाइड के फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की हम बात करें अगर, तो आपको a प्लस बी, 2 नंबर से इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, और a माइनस बी। अब चूंकि यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इससे एक फॉर्मूला एराइज होता है, एक फॉर्मूला आपका बन करके तैयार होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे इसमें पुट करते हैं आप a माइनस बी हो जाता है। और यहाँ से एक चीज आपको बहुत पहले से पता ही है ना, √a अगर √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ बच जाता है वही नंबर, है ना। इतना आपको पता है, तो उसका यूज करके हम लोग a माइनस बी किए। यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, उसका भी यूज करके a स्क्वायर माइनस बी हो गया, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए हम रूट में, तो रूट में जब आप इसको ब्रेक करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आ जाओ देख लेते हैं एक बार। हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। अगर इस रूट वाले को इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल करके आ जाता है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का। चलिए यहाँ तक 5 फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पावर बेस पर कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। अगर a टू द पावर p है इंटू a पर पावर q है, और अगर p और q दोनों रियल नंबर हो या हो परिमेय संख्याएं, है ना, तो अगर इस तरह की आपको मिल जाएगा पावर में, तो ये पावर क्या होता है बाबू, जुट जाता है। कब, जब गुना का फॉर्म हो, मल्टीप्लाई का फॉर्म हो, तब जाकर के हमारा पावर जुट जाता है। तो ये पावर जुट गया है। अच्छा, अगर हमारा गुना के फॉर्म में इंटू में बाहर में अगर है तो भी हमारा क्या होता है, a टू द पावर p इंटू क्यू। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपसे यह पूछ दिया कभी कि 2 पर पावर 3 है, क्या पूछा कि 2 पर पावर 3 है, ठीक है, और ये 2 पर पावर अंदर में हम 4 दे दिए, अगर ऐसा फॉर्म है तो आप क्या कहेंगे कि 2 पर पावर 4 गुना 3 हम लोग इस फॉर्मूले के मदद से इसको ऐसा यूज कर सकते हैं। नहीं, इसलिए इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ता है हमको कि हम वो सिचुएशन को समझ पाए जो सवाल को डील करने में हमको जरूरत पड़ जाए, आवश्यकता हमको दिख जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर हमारा डिफरेंट हो तो पावर घट जाता है। कहने का मतलब अगर 5 पर पावर 3 है ना, उसके बाद इस बेस सेम है, 5 पर पावर 2 है, तो हमारा इसका जो रिजल्ट आएगा 5 पर पावर 3 माइनस 2 आएगा, अर्थात 5 पर पावर 1 बराबर 5 आंसर। समझ में आ रही है बातें। तो ये आप कहाँ से निकाल पा रहे हैं, ये जो आपने जाना है ये कैसे जाना है, तो ये इसी की मदद से, चूंकि ये फॉर्मूला है आपका आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, जिसे हम लोग सर्व समीका कहते हैं हिंदी में, समझे। आ जाओ नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं 8 पर पावर p, है ना, और b टू द पावर p, दोनों में p है, लेकिन यहाँ पे बेस डिफरेंट है। क्या है बाबू, यहाँ पर हमारा बेस डिफरेंट है, और यहाँ पे क्या था कि बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, और यहाँ पे क्या है कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये दोनों बेस क्या करेगा, एक जगह आकर के रुक जाएगा और पावर वही रह जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का जो हम अलग अलग बंटवारा कर रहे हैं उसको एक जगह आकर के कंसाइज कर दिए हम लोग, यानी एक जगह जाकर के जामा कर दिए। क्या कर दिए, जामा कर दिए। चलिए नेक्स्ट, हम अब बात करते हैं इसके दमदार फॉर्मूले की। अब इसको हम दमदार नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप याद रखिए ये क्लास 9th से लेकर के आपका 12th तक तो काम आएगा ही, है ना। इसके बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, जैसे एसएससी, है ना, रेलवे, है ना, उसके बाद बैंक, और अगर आप बात करते हैं डिफेंस का, है ना, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो इस तरह का जो भी एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव होगा इंडिया लेवल पे, वहां पे ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपके एग्जाम में तो रहेगा ही, और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। क्या है ये योग, क्या होता है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात कर रहा है। योग मतलब क्या होता है, जोड़, और प्राकृतिक संख्या तो आपको पता है क्या होता है बाबू, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ,
इस तरह से अगर हम जोड़ते चले जाएं तो जहां तक चलेंगे हम लोग n का वैल्यू, तो यहाँ पे लेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। समझ में आई बात है। जो लास्ट नंबर तक लेंगे उसका फॉर्मूला ये होगा कि जोड़ना अगर हमको आसानी से है, जैसे मान लिया ये जोड़ते जोड़ते हम लोग 10 तक आ गए, नहीं तो अब आप उसको सबको जोड़िएगा 1 2 3 ऐसे करके जोड़ते तो बहुत समय लग जाएगा। तो समय को बचाने का एक नाम फॉर्मूला भी है, जो हम लोग सूत्र बोलते हैं ना। तो सूत्र आखिर क्या जरूरी है हम लोगों के सूत्र का, तो सूत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यह समय बचाता है हमारा। देखिए आप, इससे बहुत आसानी से समय आपका बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या है। अब यहाँ पे सम आ गया, तो चूंकि जब सम आ गया तो सम 2 से स्टार्ट होता है, ये सबको पता है। तो जब 2 से स्टार्ट होने वाले सम संख्याओं का योग आपसे पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रथम n विषम पर संख्याओं का योग क्या होगा। अगर प्रथम n जो है विषम संख्याओं के बारे में बात कर दिया तो विषम संख्याओं का मतलब क्या, 1 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो इस तरह की संख्याएं जब हमको देखने मिल जाए तो n स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो हमारा सवाल का जवाब हमको आसानी से मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट हम लगते हैं 4 नंबर सवाल पे। तो 4 नंबर क्या कहता है आपसे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है बाबू, स्क्वायर। स्क्वायर कहते हैं अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट पर अगर हम पावर 2 दे देते हैं, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। और इसी पर पावर 3 दे देंगे तो घन हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो स्क्वायर के बारे में आपसे कहा गया कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अर्थात वर्गों का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस तरह का जो सवाल आपको अगर देखने के लिए मिल जाए और इनका योग आपसे पूछे यानी कि प्लस जोड़ पूछे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है आपको n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आपको मैं इस सवाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बातें बता दूं। हम जो है एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने के लिए गए थे, है ना। हम एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने के लिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम था वो। वहाँ पे यह सवाल हमसे सेम एज इट इज पूछा था, है ना। और हम उस वक्त कंफ्यूज हो गए थे इस सवाल को बनाने में, है ना, क्योंकि इसमें आप देखिए कितना फॉर्मूला है आपका, 1 से लेकर के आपके पास 5 फॉर्मूला है। इस पांचों को सीक्वेंस वाइज आपको मेमोरी में इंस्टॉल कर लेना है कि कहाँ पे योग वर्गों का पूछा है, प्राकृतिक संख्याओं का, कहाँ पे घन पूछा है, कहाँ पे आपको सम संख्या पूछा है, कहाँ विषम संख्या पूछा है। तो इस तरह के सवाल को आप एक बार अच्छे से पेपर पेन में नोट करके जाइएगा, रिविजन करके। तो हमसे वहाँ क्या हो गई थी, ये सवाल गलत हो गया था। समझ में आई बात है। तो आप वो गलती नहीं करेंगे, जो हम गलती किए वो गलती आप कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये होगा आंसर। आइए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी चर अचर पर पावर 2 रहे तो वर्ग कहते हैं, 3 रहे तो उसको घन बोलते हैं। अगर ये पावर आपको 3 दिख जाए कहीं पे, इसी को हम लोग घन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, क्यूब बोलते हैं। चलिए तो वो होगा n इंटू एन प्लस 1/2 दी पावर होल स्क्वायर, यानी कि सभी का स्क्वायर। क्या होगा भैया, ये होगा सभी का स्क्वायर। समझ में आई बातें। तो इस तरह का फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा चैप्टर आ जाता है बहुपद, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्या है, चैप्टर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब इस चैप्टर के मेन की पॉइंट्स पर कि इस चैप्टर में आपको याद क्या क्या रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए हम बात करते हैं कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। अर्थात अगर हम बहुपद की पहचान पता है हमको, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 2x, तो ये क्या हो गया बाबू, एक पदी हो गया। हम लोग सिर्फ अगर 3 लिख दिए तो ये भी एक पदी हो गया, और 4x स्क्वायर लिख दिए तो ये भी एक पदी हो गया। कहने का मतलब है कि एक पदी बहुपद कहेंगे जब एक पद रहेगा तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। चलिए दूसरा, 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदी कहते हैं। अर्थात अगर हम इसी 2x में 1 जोड़ दिए तो ये 2 पद हो गया, पहला और दूसरा। अगर हम इस 3 में प्लस 9x जोड़ दिए तो ये 2 पद हो गया, है ना। तो ये 2 पद वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। चलिए बाइनोमियल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में हम उतना नहीं बता रहे हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं आप, तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ना हिंदी में ही करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम क्लास में जब आपको पढ़ाते हैं तो दोनों लैंग्वेज में कोशिश में रहता है मेरा कि चूंकि कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से भी ट्रांसफर होकर के आया हिंदी में तो उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, है ना। चलिए
तो 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं, यानी कि अब पदों की संख्या 3 हो जाएगी। तो चलिए आइए इसी में हम जोड़ते चले जाएंगे। अगर हम 2x में +1 जोड़ रहे हैं और इसी में अगर हम 3y जोड़ दिए तो ये 2 चरों में हो गया, लेकिन हम अगर एक चर में और हम कर देंगे, यानी कि 3 पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 पद होना चाहिए। तो 2x यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे? 2x + 1 अब प्लस 3y जोड़ दीजिए आप। तो देखिए पदों की संख्या कितनी है, आपका हो गया 3। लेकिन चूंकि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग ऐसा वाला पढ़े थे कि सर अलग अलग पावर में जोड़ेंगे लेकिन चर हमारा एक ही रहेगा। क्या रहेगा? जो चरों की संख्या है वो बिल्कुल सेम रखना है। तो डिफरेंस को समझिएगा आप। हम जो ये लिखे आपको, ये हम इसलिए लिखे क्योंकि आप ये चीज़ सेम पढ़िएगा 10th में। कहाँ पे पढ़िएगा? क्लास 10th में आपको इस चीज़ से आपको मिलना पड़ेगा, ये जो चीज़ है इससे मुलाकात करना पड़ेगा आपको, नहीं। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ते हैं सिर्फ सेम चर, एक चर के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, और ax + b पर पावर कितना होता है? चर में 1, इसलिए इसको एक घात वाले रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए अब 2 घात की बात जब आ गई तो 2 घात में क्या होगा? द्विघाती बहुपद होगा, यानी कि हम लोग इसको बाइनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ax² अब प्लस bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो ठीक है, आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि 3 घात अगर दिख गया तो उसको हम लोग त्रिघाती कहते हैं। अर्थात इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारे पास वो होगा ax³ + bx² + cx + d। समझ में आई बातें? तो ये सब चीज़ आपके क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम पर्पज से आपसे डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होगा। क्या पूछेगा आपसे कि त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होगा? क्या कहोगे? यही होता है सर, ऐसा कहोगे। समझ में आई बातें? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या a बहुपद p फंक्शन ऑफ x का एक शून्यक होता है, जीरोज होता है, ठीक है। यदि p फंक्शन ऑफ a बराबर 0 हो, कहने का मतलब कि कोई एक वास्तविक संख्या a है, ठीक है, उसका p फंक्शन ऑफ x कोई एक बहुपद है का उसका एक शून्यक तब होगा जब उस p फंक्शन ऑफ x में a का मान क्या होगा? 0 होगा। ये पता है रिमाइंडर थ्योरम है, इसको हम लोग शेषफल प्रमेय के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? रिमाइंडर थ्योरम। क्या जानते थे बाबू हमारे? इसको बोलते थे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। क्या बोलते थे? शेषफल प्रमेय। और ये इस चैप्टर का जान है। क्या है? जान है। इस चैप्टर का क्या है? जान है, क्योंकि इस चैप्टर में यही एक ऐसी चीज है जो हमको बहुत बेहतर कंसेप्ट देता है। बहुत बड़े सवाल को बहुत आसानी से हम लोग शून्य निकाल करके, जीरोज निकाल करके बना लेते थे, नहीं। चलो नेक्स्ट, हम इसके कुछ कुछ फॉर्मूला को आपको रिपीट करवा देते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप एक नज़र यहाँ पे रखिएगा आप। यानी कि x + y + z का होल स्क्वायर अगर होगा तो x² y² z², 2xy 2yz 2zx। कहने का मतलब अगर इस x y z के जगह पे a + b + c, ये आप पहले से भी पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर आपको x y z दिख जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ रिप्लेस हुआ है। यहाँ पे a के जगह पे x लिखा गया है, और यानी कि अगर आपको x यहाँ पे बोल रहे हैं तो कुछ और भी हम लेटर डाल सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो जो आप याद करके रखे हैं वही याद करके रखिए और रिप्लेस इसको कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, a + b का होल क्यूब आप पढ़े हैं, तो यहाँ पे x + y का होल क्यूब है, तो x³ y³ + 3xy × x + y। सेम माइनस में फॉर्मूला है आपके x³ - y³ - 3xy × xy। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना रखना है आपको कि जहाँ भी आपको प्लस पूछा है तो यहाँ पे सारे केस में प्लस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस है बीच में तो यहाँ के सारे केस में क्या होगा? माइनस होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, फॉर्मूला एक ही है, बस साइन चेंज होता है, वो कर लेना है। फॉर्मूला आपका याद हो गया। चलिए, और सबसे अच्छा तरीका बताएं आपको हम फॉर्मूला याद करने का, आप लिखा कीजिए इसको। जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखा कीजिए आप पेपर पेन में, 1-2 बार अच्छे से अपना जो है नोट बना करके चलिए, तो लिखने से ज़्यादा याद होता है। क्या होता है? लिखने से ज़्यादा याद होता है। जो भी आप भूलने का प्रयास करते हैं ना, तो जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ टेबल में जो है एक छोटा सा नोट बना करके रखिए। जो भी फॉर्मूला आप भूल जाते हैं
या आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है यूज़ का उस फॉर्मूले का, तो उसको लिख करके रख लीजिए आप टेबल के सामने, तो उससे क्या होगा, आसानी होगी आपको याद करने में। चलिए नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz है। तो इस केस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग हो जाता है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, मतलब ये तीनों का रिवर्स करके हम लोग साइन माइनस का चेंज करके इसमें यूज करते हैं और इस फॉर्मूला का बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं, तो इसको क्या करना है, याद कर लेना है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, याद करें, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर आपसे पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। VVI कर दिए हम इसको, क्या कर दिए, VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं बाबू आपके चैप्टर नेक्स्ट में, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। और यह निर्देशांक ज्यामिति आपको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का जो है कॉमन चैप्टर है, यानी कि इसका जितना कंसेप्ट सब का इस्तेमाल आपका क्लास 10th में भी होगा। और इसको तो आप बिल्कुल हल्के में लेंगे ही नहीं, आपको तो हम पहले भी बता चुके हैं, नहीं आपको हम पहले से ही अवगत करा देते हैं कि क्या चीज़ आपका आगे काम आने वाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना आपके लिए भी। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें निर्देशांक के अक्षों के तल के बारे में थोड़ा सा, तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ कि निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, इसी को हम लोग पाद भी बोलते हैं, है ना, ये सब इसी का नाम है। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कहीं एक्स एक्सिस लेंगे और ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स और वाई एक्सिस के कटान बिंदु के बाद बनने वाले जो भी चतुर्थांश हैं, जो भी भाग है, इसी को हम लोग पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पाद बोलते हैं, ये पद पढ़े हैं आप। चलिए, अगर हम बात करें कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, कहने का मतलब है कि ये जो अक्ष हमारा प्रतिच्छेद किया, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ये जो ओरिजिन है इसका नियामक क्या होता है, 0,0, है ना। चलिए नेक्स्ट में हो सकता है आ जाए वो, आइए, हाँ ठीक है, यहाँ पे कि बिंदु का निर्देशांक XY अगर हो, है ना, तब क्या केस बनता है, भुज को हम लोग x बोलते हैं, कोटि को y बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो भुज को क्या बोलते हैं, x, और कोटि को y बोलते हैं। अर्थात अगर कोई भी आपको निर्देशांक दिया हुआ है x और y में, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि इस केस में पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, भुज। क्या बोलते हैं, भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और ये y होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। और इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। चलिए, और इसी भुज को हम लोग एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक। और इसी कोटि को हम लोग जो है वाई निर्देशांक के भी नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं आप, वाई निर्देशांक के नाम से। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल लेने का पर्पस यही था कि आपका भुज और कोटि क्लियर हो जाए। और यहाँ से याद रहे, आप जो एग्जाम दीजिएगा अभी 9th का आप प्लस 10th का, दोनों से ऑब्जेक्टिव रहता है आपका। क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि x अक्ष पर जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, वो x,0 होता है। यानी कि अगर हम किसी अक्ष की बात करें, अगर हम कोई अक्ष की बात करें, यानी कि ये हमारा अक्ष है, ध्यान रखिएगा यहाँ आप, अगर हमारा कोई ये अक्ष है, ठीक है, और ये भी हमारा अक्ष है, और इन दोनों अक्ष का नाम आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा, है ना। एक है आपका x अक्ष और एक है आपका y अक्ष। तो आपसे पूछा है कि x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक जो है ना x,0 होते हैं। यानी कि x अक्ष यहाँ से लेकर के यहाँ तक x अक्ष है आपका, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट रखिएगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x,0। कहने का अर्थ y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा हमेशा। जाहिर सी बात है कि आपके घर में मेरा क्या काम, यानी कि आपके घर में हम जाएंगे तो क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा जो है बैठाइएगा, पानी पिलाइएगा, चाय पिलाइएगा, है ना, 1-2 बिस्किट मिल जाएगा, उससे ज़्यादा क्या मिलेगा। उसके बाद हम तो रह नहीं सकते हैं आपके घर में। तो सेम हाल यहाँ y के साथ है। y जो है x के घर पे आया है, लेकिन वो 0 है, कुछ नहीं है, वो बस कुछ देर के लिए बैठने के लिए जगह मिलता है उसको। और वो कहाँ पे क्या स्थिति है, उसका जो x का घर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लास्ट तक। और सेम जो y भी वही करता है उसके साथ। यानी कि अगर हम y की बात करें तो x,0 हो गया निर्देशांक। तो अगर हम y की बात करें तो y अक्ष का बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,y होता है। कहने का अर्थ है
कि अगर y के घर में x जाएगा, यानी कि यहाँ पे x बैठ गया, तो x बेचारा ये भी 0 हो जाता है और y अपने जगह पे y रहता है। कहने का मतलब है कि y निर्देशांक में कहीं भी x को रखिएगा तो वो हमेशा 0 रखता है अपने पास, यानी कि इसका x का वैल्यू क्या होगा बाबू मेरे, वो x का वैल्यू होगा 0। क्या होगा? 0 होगा। चलिए आइए, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, अर्थात x और y की जो वैल्यू होती है 0,0 होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 ही क्यों होता है। तो आइए समझते हैं इसको। अगर ये हमारा x एक्सिस है बालक, ये हमारा y एक्सिस है, आप ये बताइए ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है इस पॉइंट पे। और आपको मैंने बताया अभी कि x का जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x की प्रॉपर्टी है, और ये है y की प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और चूंकि जब इसको हम लोग कंसाइज करते हैं, ऐसे मोड़ेंगे हम लोग, ऐसे करके अगर हम इसको मोड़ते चले जाएं तो मोड़ेंगे तो आकर के यहाँ सिकुड़ जाएगा वो, ठीक है। और इसको अगर हम मोड़ते चले जाएं ऐसे करके तो ये मोड़ करके यहाँ भी सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होगा ना x से लेकर के y तक का, वो डिस्टेंस होगा 0, और y का जब x से डिस्टेंस देखेंगे ये भी होगा 0। तो कहने का मतलब दोनों एक ही जगह बैठा है, एक ही के ऊपर एक, तो डिस्टेंस उन दोनों का 0,0 है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि x अक्ष से दूरी को, नहीं बोलते हैं कि x अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं और y अक्ष से दूरी को कोटि बोलते हैं। ऐसा ही पढ़े हो क्या तुम लोग? पहला वाले को भुज बोलते हैं ना, तो x अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि, और y अक्ष से दूरी को भुज बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? तो यही रीजन है कि अगर हम x से दूर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x से दूर जाएंगे तो ये हो जाएगा कोटि, और y से दूर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है जो मैंने बताया अभी। चलो नेक्स्ट। अब आइए इसके कुछ की पॉइंट्स को हम लोग ध्यान पे रखते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या हैं जो आपको आगे भी कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगा कि x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि x y के बराबर नहीं हो सकता है। कब? जब x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि ये कोई निर्देशांक है, यानी कि कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसी का उल्टा है यह दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो मतलब x और y भी बराबर नहीं होगा आपस में। सेम इसका रिवर्स पे आ जाइए, उल्टा। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। समझ में आ गई बात है? अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। चलिए, ये समझ में आ गई बात है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब हमारा वेरिएबल की संख्या बढ़ रहा है, और जैसे ये चैप्टर पढ़ते हैं आप, इसके बाद फिर क्लास 10th में भी इसी का एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, लगभग 90% आप कंसेप्ट यहीं सीख जाते हैं। वहां पे बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। चलिए, अगर हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे बाबू ax + by + c = 0। यहाँ पे चरों की संख्या देखिए आप, एक बार x है और एक बार y है, तो ये x y यानी कि दो चर हमारे पास आ गया। इसलिए इसका जो रैखिक समीकरण कहा जाता है इसको, क्योंकि यह दो चरों में रैखिक समीकरण है। इसमें दो चरों में, और समीकरण क्यों कहा गया है इसको? ये =2 के वजह से, जो बराबर है वो बराबर के वजह से इसको रैखिक समीकरण कहा गया। चलिए, अगर हम बात करें कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यह भी आपको पता है कि अगर इसमें x का मान आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, दुनिया का कोई भी मान रखिए रियल नंबर, तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर y का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे तो x का मान निकल जाएगा। तो कोई एक फिक्स पैरामीटर हमारे पास नहीं है कि कितना लिमिट तक हम रख सकते हैं। तो वो जो अनलिमिटेड होता है ना, कि कुछो रख देंगे, तो वो कुछो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आई बात है? आइए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। कहने का मतलब जाहिर है कि अगर आपका दो चरों में रैखिक समीकरण, एक ही समीकरण को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो चूंकि अगर आप x का कोई वैल्यू रखते हैं तो y निकलता है, y का वैल्यू रखिएगा तो x निकलेगा। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है कोई एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? वह कोई स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ बन करके तैयार होता आता है। समझ में आई बातें? तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि x बराबर जो 0 है वो y अक्ष का समीकरण है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े अभी, है ना, उसी का ये जो है एक क्विक रिवीजन है, क्योंकि यहाँ भी उसका इस्तेमाल होता है। तो y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण हो गया, और x बराबर a का जो ग्राफ है, जो आलेख है, आलेख को क्या बोलते हैं आप? ग्राफ। क्या बोलते हैं बाबू? ग्राफ। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, यानी कि x बराबर a जो होता है वो y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। आइए इसको छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। आइए,
आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि x बराबर a है, मतलब क्या है? x बराबर a का मतलब क्या है? x बराबर a का मतलब है कि ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, इसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ गया ऐसे। अभी तो हम लोग पढ़े ना, सरल रेखा होता है ना। तो अगर हम बात करें x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर होता है, अर्थात ये क्या है? y अक्ष है हमारे पास, और ये y अक्ष के क्या है? देखो तो पैरेलल है कि नहीं, समांतर है कि नहीं। और समांतर किसे कहते हैं? समांतर उसे कहते हैं जो रेल की पटरियों की तरह हो और आपस में कभी भी आगे पीछे बढ़ाने पर कभी भी टकराएगा नहीं आपस में। रेल का पटरी कभी देखे हो टकराते हुए? एकदम सीधा जाता है, कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करेगा वो, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर, पैरेलल। एक सरल रेखा होता है, तो ये y अक्ष के पैरेलल हो गया यह x बराबर a का आलेख। चलिए, यहां तक समझ में आ गई बातें आपको? आई, हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, है ना। और पहले से भी जो आप जान रहे हैं या नहीं भी जान रहे हैं, तो यहां से पूरा स्पष्ट आपको हो जा रहा होगा कि आखिर समीकरण का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इक्वेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलिए आई, अगर हम बात करें y बराबर a का, सेम है, सेम सिमिलर अभी जो हम लोग बात की वो x अक्ष के समांतर होता है। स्वाभाविक है अगर हम y बराबर a की बात करेंगे, यानी कि y पर कोई ग्राफ खींचेंगे, ये लिखिए आप y पर ग्राफ ऐसे लीजिए, तो ये x अक्ष है आपका, तो x अक्ष के समांतर नहीं हो गया, ये हो गया x अक्ष के समांतर, इसलिए यहाँ पे लिखा गया यह x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं y बराबर mx का एक समीकरण मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। आइए इसी पर हम लोग समझ लेते हैं कि अगर y बराबर mx का कोई भी एक इक्वेशन हम लोग का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे हम, तो वह क्या होगा? मूल बिंदु से होकर के गुजरेगा, यानी कि ये x और y एक्सिस जहां पे टकराएगा उसी से होकर के वो पासेस थ्रू होगा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कि y बराबर mx का एक समीकरण जो है ना मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं यूक्लिड चचा के पास। यूक्लिड चचा जो है ना खूब तबाही मचाए हुए हैं यूक्लिड में, ये है ना, ज्योमेट्री में जो है बड़ा तहलका मचा के रखे थे। ये क्या क्या किए थे देखे थे ना? एक्सियोम, पोस्टुलेट्स यानी कि अभिगृहित और अभिधारणा, ये दोनों में जो है पूरा बवाल मचाए हुए थे कि जो थ्योरम प्रूफ नहीं होगा, यानी कि जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं सर्वव्यापी सत्य, उसको हम लोग क्या बोलते थे? अभिगृहित एक्सियोम्स। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 का, 2 में आप 0 जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अगर हम कहीं पे 10 बराबर 20 ऐसे लिखा हुआ है तो दोनों में x जोड़ दीजिए आप, इस चचा को कोई आपत्ति नहीं था। अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा विशेष करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इस पर फॉर्मूला तो नहीं बनता है आपका, लेकिन जो आप रिवीजन के तौर पे देखना चाहेंगे वो आपके लिए कुछ थोड़ा सा है। आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ अभिधारणाएं हैं, पोस्टुलेट्स हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकंसिडर करने का काम करेंगे, विचार करेंगे इस पर। क्या करेंगे? विचार। चलिए, तो अभिधारणा नंबर 1 कहता है मेरे बच्चों कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बात कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं आप चचा? एक ये बिंदु है, दूसरा ये बिंदु है, सीधा रेखा खींच दिए हम, चलिए मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अभिधारणा 2 कहता है कि एक शांत सीमित रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। चलिए आपका भी एक बात मान लिए हम, ये एक कोई रेखा है, इसको हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे बढ़ाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अभिधारणा नंबर 3 कहता है किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी की त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। ये बात तो सही है, कोई गलत आप नहीं कह रहे हैं। यानी कि अगर हम कोई सेंटर ले लें, और सेंटर से कोई अगर हम रेडियस ले लें, तो उससे एक वृत्त जो है हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। चचा का कहना यही है, चचा का बात मानना चाहिए, नहीं तो मान लिए हम लोग। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट करते हैं अभिधारणा नंबर 4 की, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बात कौन नहीं जानता है? जैसे अगर आप कहिएगा सर कैसे, तो आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर एक समकोण ले लिए हम, एक छोटका सा, ठीक है, और एक समकोण ले लिए हम बड़का सा, अब इन दोनों में अगर हम आपको कॉमन अंतर पूछें, डिफरेंस कि दोनों में अंतर क्या है, आप कहिएगा कुछ नहीं है सर, खाली एगो छोटका बना दिए हैं आप, एगो बड़कवा बना दिए हैं और कुछ किए नहीं है, यही ना बोलोगे? हम बोलते हैं हाँ बाबू सही बोल रहे हो, तुम लोग गलत कब बोले हो? तो ये कहेंगे यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। वही तो बात ये कह रहा है कि सभी समकोण जो है ना एक दूसरे के बराबर होता है। हम मान गए चचा के दोनों बराबर होता है, जो ठो बतवा बोले समझ में आया। चलिए आइए अब आ जाते हैं अभिधारणा नंबर 5। ये 5 ठो अभिधारणा दिया है, इसी में जो है बहुत कूदफान किया है इस चैप्टर में, है ना। आइए, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर
अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि उन दोनों कोणों का योग दो समकोण हो। दो समकोण का मतलब कितना, 2 गुना 90 डिग्री अर्थात 180 डिग्री चलिए से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो अर्थात लेस देन 180 डिग्री। कहने का मतलब इसका क्या है, आइए समझते हैं। आइए इसका बात समझते हैं। इसका कहना है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कि अगर मान लिया जाए कि एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखा है, माने कि ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, और ये भी एक सीधी रेखा है, ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों पर एक रेखा है जो अब गिर गया, यानी कि ये गिर गया ऐसे, ठीक है, चलिए मान लिए हम गिर गया। गिरने पर अपने और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि उन दोनों कोणों का योग दो समकोण हो। कहने का मतलब है क्या पता है, इंटरनल एंगल का ऐड अगर आप जोड़ते हैं तो अगर आपका 180 डिग्री यानी कि दोनों समकोण का यानी कि दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम होगा तो वह एक दूसरे के आपस में मिल जाएगा। यानी कि इसको अगर आप आगे बढ़ाइएगा ना ऐसे करके, ये यहाँ पे उसी ओर मिलेगा जिस तरफ लेस देन 180 डिग्री होगा। यानी कि इधर अगर नहीं होगा तो इधर नहीं मिलेगा, इधर होगा तो इधर मिलेगा, और अगर उधर मिल गया यानी कि इन दोनों का ऐड अगर 180 डिग्री से कम हो गया तो क्या होगा, इधर मिल जाएगा। कहने का बस सीधा सा पर्पस इसका ये है कि दो एंगल को जोड़िए, अगर 180 डिग्री से कम हो गया जिस ओर, उसी ओर का अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री से कम होगा तो दोनों आपस में टकरा जाएगा। कुछ नहीं, मारपीट का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, लड़ाई मार करवाने का काम कर रहा है कि 180 डिग्री से कम होगा तो एक जगह जाकर के टकरा जाओगे। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग ज्यामिति की दुनिया में, प्रवेश करते हैं रेखाएं और कोण, जहां से दम है थोड़ा सवाल में। क्या है, यहां से सवाल आपके बनते हैं दमदार। आइए थोड़ा सा मजा लेते हैं हम लोग रेखाएं और कोण का, जिसे हम लोग कहते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। चलो बच्चों आइए, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं इसके कंसेप्ट को, आइए कंसेप्ट में नंबर 1 है पहला, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख का योग जो है वह बराबर होता है। आइए पहले ये समझिए कि क्या होता है शीर्षाभिमुख। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, आपस में क्या हुआ, टकरा गया, है ना, नाम दे दीजिए आप, इसको कहिएगा PQ, इसको कहिएगा आप TS। तो ये दोनों आपस में जहां टकराएगा उसका शीर्षाभिमुख कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट। वो क्या होगा भैया, वो होगा बराबर, यानी कि यहां पर बनने वाले कोण इसके बराबर होगा। समझ में आ रही बातें। चलो अब यहां पे बनने वाले कोण इसके बराबर होगा। तो यानी कि यह सत्य है कि अगर दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को तो उस पर बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए समझ में आ गई बातें, इस बात को याद रखिएगा। सवाल पूछता है आपसे डायरेक्ट, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, वो एक तिर्यक रेखा है ना, वो दो समांतर रेखा चुपचाप बेचारा जा रहा है, उसको प्रतिच्छेद कर दिया, एक काट दिया, तो उस पर क्या क्या आपको उत्पन्न होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या होता है, तो उसके जो संगत कोण होते हैं उसका प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। और संगत कोण तो पता है आपको, नहीं पता है तो चलिए आइए देख लेते हैं। कुछ बच्चा गौर से देख रहा होगा कि मास्टर जी क्या बोल रहा है ना, मास्टर जी क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं ना प्रतीत हो रहा है जी, ऐसा नहीं ना प्रतीत हो रहा है। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, इसका संगत ये है, समझ में आया बात, और इसका संगत ये है, तो आपस में क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। चलो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना तुम लोग, बराबर। चलो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। और एकांतर का जो है, जोड़ दीजिए इसको, एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का बात कर रहा है, अंदर का बात। इंटीरियर वाला कौन है, अंदर वाला, अंदर को इंटीरियर बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं। बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। चलो तो ये क्या होता है, युग्म बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोई एक तिर्यक रेखा है, उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, एक ही ओर के अंतः कोण मतलब ये x और ये y, और दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
सारा कंसेप्ट रिपीटेड है, सारा कंसेप्ट रिपीटेड है। चलो, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये एक थ्योरम है आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के। इस थ्योरम को समझिएगा। इस थ्योरम को आपने प्रूफ किया था हमारे साथ। क्या क्या था? प्रूफ किया था, और बहुत ही अच्छे से प्रूफ किया है आपने। चलो, अगर हम बात करें, एक समांतर रेखा है, इसके कोई एक क्या है, पैरेलल लाइन है बाबू। ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइन है। थोड़ा सा टेढ़ा हमको दिख रहा है, लेकिन इतना अरेंज मैनेज कीजिएगा आप लोग। नहीं करोगे मैनेज? चलो, ध्यान रखना इसका यार। चलो, अगर हम बात करें कि दो समांतर रेखाएं हैं, है ना, जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। अब इसके भी एक समांतर आ गया, यानी कि इसके भी एक पैरेलल आ गया। चलो, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर हम बात करें आपसे, यह रेखा इसके पैरेलल है, तो यह रेखा इसके भी पैरेलल है। यही बात कह रहा है यह सेंटेंस। यह सेंटेंस कह रहा है कि अगर ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा। समझ में आई बातें? यही है थ्योरम आपका, कि वे रेखाएं जो एक दूसरे के एक ही ओर के समांतर होते हैं, वो परस्पर समांतर होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। चलिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम त्रिभुज बनाएं तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? कोई सा भी त्रिभुज अगर आप बनाते हैं तो उसके कोणों का जो योग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। उससे 1 डिग्री भी न कम और न 1 डिग्री ज़्यादा। इसमें कोई किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। यह बात याद रखिएगा आप, सब दिन के लिए यह बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसको समझिएगा। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, यानी कि कोई एक त्रिभुज हम ले लिए हैं, ठीक है। आइए यहाँ से समझिएगा आप, आसानी से समझ में आएगा जल्दबाजी में, है ना, कि एक भुजा के बढ़ाया जाए, यानी कि कोई एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा बढ़ाया जाए। ये एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजाएं हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या किया, ऐसे ऐसे बढ़ा दिए हम। चलो बढ़ा दिए, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब क्या? एक्सटीरियर एंगल। बाहर में जो कोण बनता है ना, उसको बहिष्कोण बोलते हैं। तो बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोण का मतलब इंटीरियर एंगल, ये वाला। इन दोनों का जो x और y है, इन दोनों का योग के बराबर होता है, मतलब z बराबर x प्लस वाई। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे यह सवाल पूछ दे, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। आइए ना इसको समझते हैं थोड़ा सा। आपको उदाहरण देके हम समझाते हैं, छोटा सा उदाहरण देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, घबराइए मत आप। आजा, अगर हम इसको P बोलें, ये Q बोलें या R बोलें, इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसको क्या किए, बेचारा को थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो ये हो गया क्या, बहिष्कोण। चलिए, और यहाँ पे हम लोग बोल दिए क्या, कि ये है आपका कितना, अगर हम मान लिए कि ये 10 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है, और ये आपका मान लेते हैं हम कि 40 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है, तो आप कहिएगा कि अभी इस कंसेप्ट के जो पढ़े हैं आप, कि z बराबर x प्लस वाई, यानी कि z ये पूछ रहा है आपसे, इसको z मान लीजिए, है ना, एंगल में। तो यहाँ पे आप कीजिएगा 40 डिग्री, आप प्लस ये 10 डिग्री, तो दोनों को जोड़ करके क्या बताइएगा आंसर हमको आप, 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री जो है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा और उसका जवाब आप इसी कंसेप्ट से देंगे। समझ में आई बात है? तो रेखाएं एवं कोण का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक कंसेप्ट आपका ये भी है। याद रहेगा? याद रहेगा? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, हम लोग आते हैं ट्रायंगल में, त्रिभुज में। त्रिभुज के कुछ कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? ट्रायंगल। आइए, ट्राई का मतलब वैसे भी 3 होता है, और एंगल का मतलब वैसे भी कोण होता है। क्या होता है बाबू? कोण। चलिए आइए इसके बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट्स को हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन में क्या है कि दो आकृतियां सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही जो है माप होगा। अगर माप और आकार दोनों सेम हो जाए उसको हम लोग सर्वांगसम कहते हैं, दोनों आकृतियों का। अगर हम त्रिभुज के बारे में चर्चाएं करेंगे, यानी कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और सेम त्रिभुज हम इसी से एक ठो निकाल लेते हैं। चलो बेचारा का एक त्रिभुज और निकाल लिए हम लोग। तो ये दोनों त्रिभुजें आपस में क्या है, सर्वांगसम होते हैं। ये होता है सर्वांगसम का साइन, जिसे हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। आई, इसे क्या कहते हैं बाबू? कॉन्ग्रुएंस। आई, तो दो आकृतियां सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आधार हो और एक ही माप हो, यानी कि मेजरमेंट और बेस जो है आधार बिल्कुल समान हो, उसका
सेम इक्वल हो, इसको कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। और इसके कॉन्ग्रेंसी के नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो आप एस है ना, SAS सारे नियम्स को पढ़ेंगे आप बहुत डिटेल में। कहाँ पे? तो आपको पता है, ये हम लोग पढ़ते हैं पहल बैच के माध्यम से एप्लीकेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। क्या है बाबू? कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो समान त्रिज्याएं जो है, जो ये समान त्रिज्याएं हैं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हम दो वृत्त अपने मन से बना लिए, कहने का मतलब एक वृत्त ये ले लिए और दूसरा वृत्त ये ले लिए, और दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो बिल्कुल समान है, यहाँ से यहाँ लेकर के R और यहाँ से यहाँ लेकर के R, मतलब ये R1 और ये R2, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल्स है। कब? जब समान त्रिज्या होगा उसका, यानी कि R1 और R2 अगर बराबर है तो दोनों वृत्त भी बराबर होगा। बस सेम बात यही है कि अगर उम्र बराबर है दो बच्चा का घर में, तो उनको दोनों बच्चा को जो है कपड़ा भी सेम लगेगा। नहीं अलग अलग दोगे क्या? एक बच्चा 3 साल का है छोटा सा, ठीक है, और फिर दूसरा बच्चा भी फिर 3 ही साल का है, तो दोनों को सेम कपड़ा दोगे ना? एक ठो को बड़ा वाला दे दोगे, है ना? नहीं होगा। चलिए, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें, आपसे क्या बात करें बाबू लोग? अगर हम वर्ग की बात करें, यानी कि जैसे वर्ग है, ठीक है, तो ये अगर समान भुजा है, यानी कि अगर इसकी भुजाओं की बात करें तो 5 सेंटीमीटर मान के चलिए, इसका भी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इसके माप और आकार दोनों क्या है? दोनों के दोनों बराबर हैं, इक्वल है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं, तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोई दो त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है, आइए इसको ऐसे समझते हैं। अगर मान ली जाए कि कोई दो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ये ले लिए और दूसरा त्रिभुज ले लिए, ठीक है, तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी कि ये दो भुजाएं इसकी बराबर है। क्या ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है, तो इसका जो सम्मुख कोण होगा ना वो भी बराबर होगा। इसका कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है बेचारा का। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यानी कि क्या, आपको अगर 60 डिग्री के बारे में बात करना है समबाहु त्रिभुज का, तो ये होता है आपके समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके जो कोण होंगे वो कोण कितने होंगे बच्चों? 60 डिग्री का, 60 डिग्री। और ये समबाहु त्रिभुज आपको बहुत हेल्प करेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग जब ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे आते हैं कि किसी त्रिभुज में लंबी बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। यानी कि कोई एक त्रिभुज आपको दे दिया, जैसे हम बात करते हैं कि कोई एक त्रिभुज दे दिए, ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर हम आपसे कह रहे हैं कि उसकी लंबी या बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ये होता है लंबी भुजा आपको दिख रहा है, तो इसके जो सामने वाले, सम्मुख का मतलब कोण, सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि वो जो है कोण हमेशा बड़ा होगा। अगर बड़ा कोण, अगर बड़ा भुजा है तो बड़ा भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यह एक ऐसा कंडीशन है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा कंडीशन है जिसको अगर फुलफिल नहीं करेगा तो वह त्रिभुज कहलाएगा ही नहीं। क्या कह रहा है इसका नियम? समझिएगा आप कि दो भुजाओं का योग, यानी कि अगर हम इस भुजा और इस भुजा के बारे में, इस कोण है, ये कोण का ये एक भुजा है, एक भुजा ये और एक भुजा ये, अगर इन दोनों को हम जोड़ते चलें, ABC है ना, अगर हम बात करें AB प्लस AC, तो इन दोनों का एड जो है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। समझ में आई बात है? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल पर, चतुर्भुज पर। ये चैप्टर आपका ज्यामिति के पर्पस से ही है ना। जो ज्यामिति में आप रेखाएं हम कोण पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, तो उसी दोनों का मिश्रण आपको, उसी दोनों का यूज, उसी दोनों का कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में भी देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं चतुर्भुज पर मेरे प्यारे बच्चों। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है? क्या बोल रहा है? किसी भी चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, हमसे पूछ रहा है।
तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज में तो सभ्य आ जाता है, आयत वायत वर्ग वर्ग, है ना, सब आ जाता है। तो इसका जब हम लोग कोण का ऐड जोड़ते हैं, याद रखिएगा, अगर हम योग करते हैं तो ये योग हमारा 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 360 डिग्री के बराबर होता है किसी भी चतुर्भुज का, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर हम समांतर चतुर्भुज को डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसको डिवाइड करने का, ऐसे करके हम डिवाइड कर दिए मान लो, है ना, जैसे इसको हम डिवाइड कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप इसे डिवाइड करते हैं विकर्ण के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? विकर्ण के फॉर्म में अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि ये जो त्रिभुज होगा इसका सर्वांगसम त्रिभुज होगा, इसके आकार और माप क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, है ना। मतलब इसमें आप देखिए ABCD, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है आपका, कौन? ABC, और वो सर्वांगसम हो जाएगा क्या? BDC के। बस यही था इसका कंसेप्ट, बस इतना ही आपको समझना है। इसमें समझ में आई बातें? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या हो सकता है। आइए उनको थोड़ा सा समझते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या हो सकता है। चलो अब समझते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज में क्या क्या हो सकता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, इसके क्या होंगे? सम्मुख भुजाएं क्या होंगे? सॉरी, बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट, सम्मुख कोण भी बराबर होगा इसका। अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। अगर हम मान लिया जाए कि समांतर चतुर्भुज की बात करें, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, याद रखना। और अगर ये इसका विकर्ण हम ले लिए बाबू, इसका हम विकर्ण ले लिए, तो इसका विकर्ण क्या है? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसको दो दो बराबर भागों में बांटते हैं इसको, इसी को हम लोग कहते हैं समद्विभाजित करना। चलो आइए नेक्स्ट कंडीशन इसका देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कब? जब सम्मुख भुजाएं उसके बराबर हों। ये सब कंडीशंस हैं चतुर्भुज के फुलफिल करने का, है ना। सम्मुख कोण बराबर हो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। कहने का मतलब अगर हम एक कंडीशन ये भी देखें कि कोई एक चतुर्भुज हम बना दिए, अब ये समांतर है, कैसे पता चलेगा? ये समांतर का एक कंडीशन ये भी है कि उसका जो दो भुजा है ना, वो आपस में बराबर होगा और दोनों समांतर होगा, यानी कि एक दूसरे के रेल के पटरी की तरह होगा, तब उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कह देंगे। चलिए समझ में आई बात है? आइए अब हम लोग आते हैं वृत्त में। इस पे आते हैं वृत्त में, जो कि सर्कल है आपका। क्लास 10th में भी ये चैप्टर पढ़ना है और क्लास 9th में तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट इसमें समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर हमको एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त में जो बना कोण होता है वह आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। कोई भी कोण अगर आप बनाते हैं, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है बाबू? समकोण होता है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। और चक्री चतुर्भुज आपको पता है ये होता है आपका चक्री चतुर्भुज, है ना। और इसके प्रत्येक कोण का योग क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मान लिया जाए कि इसको हम विकर्ण भी दे दें इसमें, है ना। चलिए यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? आइए तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के जो प्रत्येक मतलब कोण है युग्म वो बराबर होते हैं। यानी कि इन दोनों का ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री होगा, याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है।
यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो उसे चक्र चतुर्भुज कहते हैं। इसी का रिवर्स बात है, इसी का उल्टा बात है। ये कंडीशन आपको बता रहा है कि अगर हम चक्र चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसके जो सम्मुख कोण है उसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समझ में आई बातें? आ जाओ, अब आते हैं हम लोग हीरोन के सूत्र में। यह है हीरो का सूत्र। किसका सूत्र है? हीरो का सूत्र। और हीरोन का सूत्र क्या कहता है आपसे ये बताइए, हीरोन का सूत्र क्या कहता है? हीरोन का सूत्र कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप कोई जो है हमको त्रिभुज दीजिए आप, ठीक है, जो विषम बाहु त्रिभुज हो, जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, और उसका हम क्षेत्रफल निकाल के बता देंगे आपको। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि कोई भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब क्या होगा, मतलब आधार गुना ऊंचाई। क्या भैया होगा। यानी कि अगर हम हीरोन का सूत्र की बात करें तो उसमें विषम बाहु त्रिभुज, और किसी भी नॉर्मल त्रिभुज की बात करें तो 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, सीधा रटा रटाया होता है। समझ में आया बात? तो चलो आई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बाबू, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। कोई भी सामान्य, कोई भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आइए नेक्स्ट, अगर हम बात करें एरिया के, किसके बात करें हम, अगर हम हीरोन की बात करें। अब हीरोन में जो आपका ट्रायंगल यूज होता है, ध्यान में रखिएगा, वो होता है विषम बाहु, अर्थात इसके कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगे। ये इसके बराबर नहीं होगा और ये बेचारा इसके बराबर नहीं होगा। वहीं पे हम लोग अप्लाई करते हैं आपके हीरोन का फॉर्मूला, जिसका परिमाप जो होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर, वो होता है आपका a + b + c। और अगर हम बात करते हैं इसी के अर्ध परिमाप की, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों अर्ध परिमाप, यानी कि इसी में s की बात करें तो a + b + c/2, यानी कि इसी को हाफ कर देते हैं। यही परिमाप है आपका और यही अर्ध परिमाप है, तो a + b + c/2 यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये होता है जहाँ s × a + b + c/2। अर्ध परिमाप निकाल करके ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, √s × s - a × s - b × s - c, और सब में गुना का फॉर्म होता है। क्या होता है बाबू? गुना का फॉर्म होता है। ये होता है हमारा क्या, हीरोन का फॉर्मूला। क्या होता है? हीरोन का फॉर्मूला। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तू जिंदगी के नाक पे दम कर दे। समझ में आई बातें? तो इसलिए कहा जाता है कि हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। रोना नहीं है, बस सीखते चले जाना है, सीखते चले जाना है। चलिए नेक्स्ट, हम आइए इस पर बात करते हैं थोड़ा सा और, कि एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं तथा एक विकर्ण दिए हों तो उसका क्षेत्रफल उसे 2 त्रिभुज में विभाजित करके और उसको फिर हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई एक चतुर्भुज आपको दिया, यानी कि ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या है कि आप इसका एक विकर्ण ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो विकर्ण जैसे आप ड्रॉ करते हैं वैसे यह एक विषम बाहु त्रिभुज बन जाता है आपका, यानी कि सब अलग अलग। तो इसका एरिया निकाल लीजिए आप। पहले तरीका देखिएगा, आप इसका एरिया निकालिए और उसके बाद इसका एरिया निकालिए, दोनों एरिया को जोड़ दीजिए, तब जाकर के आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। और ये क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या होता है ये? सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला है आपका इफेक्टिव क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 10th में, वो मेंसुरेशन का फॉर्मूला में दम होता है, स्ट्रॉन्ग। यानी कि वो फॉर्मूला आपको याद करना आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला को हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कब? जब आपको ये पता होता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है ना। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं अच्छे से। समझ में आई बातें? चलो तो हम लोग आगे बढ़ें क्या? तो आप कहिएगा हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आयत। किधर गया बेचारा आयत? ये है हमारे पास आयत।
आइए बहुत सिलसिलेवार तरीके से आराम आराम से फॉर्मूला को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया और किस तरह से एराइज हुआ, पूरा डाउट हम आपका कोशिश करेंगे कि आपका क्लियर हो जाए। बस धैर्यपूर्वक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्लासेस को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा ध्यान हटा कि दुर्घटना घटा, तो दुर्घटना से बचना है। चलो आ जाओ, हेलमेट वेलमेट पहन लो तुम लोग, समझे, पानी वानी सब पी लो अच्छे से। हाँ चलो, अगर हम आयत की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल, क्या कहते हैं बाबू, रेक्टेंगल, तो उसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब ये जो लंबाई है और इस चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट, परिमाप, पेरीमीटर कहते हैं कि आप कितना दूर तक दूरी तय किए, यहां से लेकर के चलते चलते आए इधर 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 और फिर यहीं तक पहुंच गए, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं, इसी को परिमाप बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, जिसको आप दूरी तय करते हैं, उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बच्चों, वो निकालेंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। चलो उसके बाद विकर्ण क्या है, इसके डायगोनल जिसे कहते हैं। विकर्ण क्या होता है, इसको वाले को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और इधर से भी जो जाएगा इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। तो इसके विकर्ण अगर निकालना हो हमको तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लंबाई के स्क्वायर में अगर जोड़ देते हैं चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट के साथ, तब जाकर के हमारा निकल जाता है क्या, विकर्ण। नेक्स्ट, अगर इसके लंबाई निकालने का हमको फिर से हमको मतलब आगे लंबाई निकालना है, तब उसको पास आपको क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और उसके चौड़ाई से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तब आपकी लंबाई निकल जाएगी। ये एडवांस फॉर्मूला है। हम आपको बता दें कि इतना सा जो है ये यहाँ से एडवांस फॉर्मूला आपके लिए हम डाल दिए हैं, ताकि आप आगे अगर 10th में भी और आगे स्टैंडर्ड तैयारी करेंगे तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। पूछ दिया अगर आपको एग्जाम में, मान लिया जाए कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और पूछ दिया आपको कि आयत की लंबाई बताइए, लंबाई कैसे बताओगे, दो ही तो फॉर्मूला ही बच्चा याद करके जाता है, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप। तो आप चूंकि वहां पे फंसे नहीं, इसके लिए हम ये फॉर्मूला डाल दिया आपके लिए। आइए अगर हम वर्ग की बात करें तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। आ जाओ एक तो वर्ग पहले बना लेते हैं, बेचारा वर्ग, यही है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, बेसिकली वर्ग में होता है कि उसकी जो भुजाएं होती है ना बाबू, उसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती है, आपस में उसकी भुजाएं बराबर होती है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, अर्थात ए गुना ए अगर आप कहें तो ए स्क्वायर इसको कह सकते हैं आप। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। अभी जस्ट मैंने बताया कि परिमाप पूरा दूरी को हम लोग कहेंगे जो जो है, अगर मान लीजिए इसको ए कहेंगे, ए कहेंगे, ए और ए, तो चारों को जोड़ेंगे अर्थात ए प्लस ए प्लस ए अब प्लस ए बराबर क्या हो गया, 4a, मतलब 4 गुना क्या, भुजा। समझ रहे हैं बातें, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 4 गुना भुजा। विकर्ण क्या होते हैं, इसको, इसके विकर्ण होते हैं √2 इंटू भुजा, अर्थात √2 अगर एक यूनिट, ये तो खैर बहुत गहरी बात हो गई कि √2 कहाँ से आया, उसके लिए एक अलग कंसेप्ट हमको बताना पड़ेगा। अभी चूंकि ये फॉर्मूला का जो है शॉर्टेस्ट रिवीजन है, इसलिए उतना अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे हम लोग, है ना। तो √2 गुना भुजा से आप इसका विकर्ण निकालते हैं। अब वर्ग की एक भुजा को समझिए आप, अगर आपसे पूछ दिया कि वर्ग की एक भुजा बताओ हमको, तब क्या करेंगे, वर्ग की एक भुजा बराबर विकर्ण बाय √2, क्या होता है, विकर्ण बाय √2, ठीक है। वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटे 4, क्या होता है, पेरीमीटर बटे 4। अर्थात अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे 4 से, और अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है ना, तो डायगोनल में √2 से डिवाइड करेंगे। बस डिफरेंस इतना सा ही है। चलिए अगर आइए नेक्स्ट, हम अब त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली मेन त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1/2 आधार गुना शीर्षलंब अगर आपसे पूछ दिया तो यह समकोण त्रिभुज है, जिसका एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं ABC, है ना बच्चों। आ जाओ, तो इसके क्षेत्रफल क्या होंगे भैया, वो होगा 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, सांगत नहीं, संगत 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 ऊंचाई, सही, या जिसे हम लोग सिर्फ ऊंचाई भी कहते हैं। चलिए समझ में आई बात है। तो ये फॉर्मूला आप क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं त्रिभुज का। विषम बाहु त्रिभुज आइए अब आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि वही वाला बात जो किसी का भुजा किसी से मैच नहीं करेगा। हम बताए थे ना आपको कुछ देर पहले, अभी नहीं बताए थे जी। विषम बाहु त्रिभुज, लो ऐसे होता है विषम बाहु त्रिभुज, किसी का भुजा किसी से मैच नहीं करेगा। और यहाँ पे आ गया हीरोन का यूज भी आ गया, है ना। परिमाप क्या होगा, A + B + C। अर्ध परिमाप क्या होगा,
तीनों भुजाओं का योग बटे 2 अर्थात a प्लस बी प्लस सी बाई 2। कहने का मतलब अगर हम इसको a बोलें, इसको b बोलें, इसको c बोलें तो अर्ध परिमाप ऐसे निकलेगा। और इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर हम एरिया की बात करेंगे इस त्रिभुज का तो अंडर रूट क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो जाता है हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। चलिए मेंसुरेशन में ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। समबाहु त्रिभुज, हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज जिसमें भुजाएं सबके क्या होंगे, बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी सभी कोण और भुजाएं आपस में बराबर हो। मतलब कि ये सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, और यह भी कितना है 60 डिग्री। तो इसके जो क्षेत्रफल होंगे वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा अगर आप a मानेंगे तो a स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, 3 गुना भुजा, अर्थात 3 ठो तो भुजे है इसका। अगर a है मतलब परिमाप अगर निकालेंगे तो 3 गुना a अर्थात 3 गुना भुजा। चलिए ऊंचाई अगर आप इसकी निकालने वाले हैं आप, तो ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है कि √3/2 इंटू भुजा। क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। तो यह है आपका √3/2 इंटू भुजा। कैसे निकलेगा ये निकलेगा आपका समबाहु त्रिभुज, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जो होता है इसका 2 भुजा आपस में बराबर होगा। क्या होगा बाबू, इसे होगा 2 भुजा आपस में बराबर। ऐसा दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसमें ये दोनों आपस में बराबर होगा, बेचारा ये अलग होगा। ठीक है, इसके क्या है क्षेत्रफल के नियम, इसके क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो 1/4 इंटू बी अर्थात कोई एक भुजा जो डिफरेंट हो दोनों से, है ना। अब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होते हैं इसके, 2a प्लस बी अर्थात कोई एक भुजा जो दोनों है उसको 2 से गुना करेंगे, अब प्लस बी जो डिफरेंट है उसको जोड़ लेंगे। ऊंचाई क्या होंगे इसके, 1/2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये कि अगर इसकी हाइट हमको निकालना है ना, अगर इसकी हाइट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बातें आपको? क्या इतना बातें आपको पूरी तरह से समझ में आया? क्या आपको इतनी बातें पूरी तरह से समझ में आया? इस तरह की चीजें, इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का ऑपरेशंस, है ना। चलो नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है भैया समकोण त्रिभुज, क्या होता है भैया समकोण त्रिभुज? ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। चलो इधर आ जाओ, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बेसिकली क्या क्या चीजों पर ध्यान देते हैं हम लोग, 3 बातें आपको इसमें ध्यान देना है। आइए मैं आपको बताऊं। सबसे पहला ये लंब होता है बाबू, क्या होता है, लंब, ठीक है। ये होता है आपका आधार, क्या होता है भैया, आधार, जिसे आप लोग बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, आधार। और ये होता है कर्ण, हाइपोटेनस जिसे कहते हैं। चलो ध्यान देना। तो इसके पाइथागोरस के प्रमेय से कहता है, पाइथागोरस भी एक चचा है जो आप मिलेंगे आप क्लास 10th में इसके थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ये जो थ्योरम अभी हम बताएंगे आपको, ये थ्योरम आपका वहां प्रूफ भी होगा। क्या है इसका कहना, इसका कहना है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर लेते हैं, इनका कहना है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर लेते हैं तो वह लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण यहां से लेकर के यहां अगर निकालना है आपको तो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चलिए इसी से दोनों फॉर्मूला पैदा लिया है, लंब स्क्वायर और लंब से आधार स्क्वायर। मतलब अगर हम इसमें लंब निकालेंगे तो आधार माइनस हो जाएगा कर्ण में, ठीक है, और अगर आधार निकालेंगे तो कर्ण में लंब माइनस हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, समझ में आई बातें? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे, बस इसको बस याद रखना है आपको, इस फॉर्मूला को याद रखिए, ये दोनों ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा इसी से, ठीक है। चलो समकोण त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू BC इंटू हाइट, मतलब क्या, AB। चलिए 1/2 BC इंटू AB, 1/2 आधार इंटू सिसलम, ये होते हैं आपको समकोण त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल। समझ में आई बात है? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब घनाभ की, आइए अब बात करते हैं 2D वगैरह का जो है, थोड़ा सा हम लोग इसका नॉलेज लेते हैं। अगर हम घनाभ की बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा घनाभ बना लें भैया,
घनाभ बनाने जानते हो तुम लोग? बताओ तो जल्दी से, क्या तुम लोग जानते हो घनाभ बनाने के लिए? झूठ नहीं बोलेगा कोई, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। चलो, ये हो गया एल, ये हो गया बी और ये हो गया एच। तीन चीजें हमको मिलता है इसमें, वो होता है एल बी एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए, इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उस पर ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसके जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम एरिया, वो होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसके? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या होता है इनको? इनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अर्थात 2 को हम लोग गुना करते हैं, 2 को हम लोग गुना करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ऐसा में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तीनों को, तब जाकर के हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। इसके विकर्ण अगर निकालने पे आ जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का स्क्वायर करके रूट चढ़ा देते हैं, तब जाकर के हमको विकर्ण प्राप्त होता है, डायगोनल प्राप्त होता है। चलो, इसके वॉल्यूम को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको देखेंगे हम लोग, इसके वॉल्यूम को। तो इसके वॉल्यूम में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को अगर आप गुना कर देते हैं एक फ्रेम पे ला करके, तो इसका हमको आयतन निकल जाता है, इसका वॉल्यूम निकल जाता है। हम एक बात और आपको बता दें इस क्लास के बारे में, आपको सेव करके रख लेना है। ये वीडियो बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना? आपके बहुत काम आएगा यह वीडियो, आपको अच्छे से सेव करके रख लेना है इसको, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हम आइए घन के बारे में बात करते हैं। अब बताओ, घन तो आता होगा आप लोगों को बनाने के लिए। ये है घन आपका, क्या है बाबू? ये है घन आपका। चलो, तो मिला लेते हैं, सारे कॉर्नर्स को हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं, तब जाकर के हमारा कंप्लीट घन बनेगा यहाँ पे, है ना? चलो, बन गया ये हमारा घन। क्या बन गया? ये बन गया हमारा घन। आइए समझिएगा बातों को। अगर ये घन है बाबू, अगर यह घन है, अगर यह घन है, चलिए, तो घन में क्या होता है कि इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सब के सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि सब के सब आपस में बराबर होते हैं। तो ये घन है, जिसे हम लोग क्यूब के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? क्यूब के नाम से। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल जो होते हैं वो 6 गुना ए स्क्वायर होता है। ये 6 कहाँ से आता है? तो इनका जो फेसेस होता है ना टोटल, वो 6 पृष्ठ होता है, इसलिए पृष्ठ की संख्याएं जितनी होंगी उसको हम भुजा के स्क्वायर में अर्थात वर्ग से मिलकर के बना है। अभी आपने देखा नहीं, हम क्या किए, ऐसे लिए एक वर्ग और इसी पर एक वर्ग चढ़ा दिए, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए हमारा क्या हो गया? 6 गुना भुजा स्क्वायर। नहीं, इसका अर्थ तो यही ना हो गया जी, 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलो, आयतन क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? ए गुना ए गुना ए, अर्थात ए पर पावर क्यूब। हम पावर अगर जोड़ दें तो ए पर पावर क्यूब भी कह सकते हैं कि आयतन अगर हम घन का पूछेंगे तो वो होगा भुजा गुना भुजा और गुना भुजा बराबर भुजा क्यूब, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, बेलन की बात करते हैं बाबू। सबसे पहले आप लोग एक बार बेलन को देखिए आप, है ना? सबसे पहले आपको हम बेलन दिखाते हैं कि बेलन होता कैसा है। चलो देख लो बेलन को पहले, तब इसके बारे में हम लोग चर्चा विशेष करेंगे। आइए समझिए इसको कि बेलन क्या होता है। ये हमारे पास बेलन है, क्या है बाबू? ये है बेलन। बेलन का पोर्शन आप ध्यान रखिएगा, यहां पे एक वृत्त बनता है, उसका नीचे क्या बनता है? ये एक वृत्त बनता है, ऊपर भी एक वृत्त बनता है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अर्थात इसमें एक हाइट होती है, इसमें एक हाइट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एच। क्या होता है? इसका एक हाइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एच। अब आइए आप, अब चूंकि बेलन वो है ना, आपने देखा, तो बेलन का जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच। ये सारे के सारे अलग अलग हैं, 2 को पाई से गुना करना, पाई को आर रेडियस से गुना करना, एच मतलब हाइट, हाइट से गुना करना, है ना? अगर आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो आपको याद होगा, अगर हम बात करें कि 2 पाई आर एच, ये तो होगा ही। अगर हम बात करें कि 2 पाई आर एच, इसको गौर से देखिए ना आप, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में
अगर यहाँ पाई आर स्क्वायर है और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है तो 2 गो पाई आर स्क्वायर नहीं हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस 2 पाई आर एच, और इसी में अगर 2 पाई आर इंटू कॉमन ले लिए तो आर प्लस एच, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कहाँ से आया, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच है ना, 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस 2 पाई आर एच, इन्हीं में कॉमन लेकर के हम लोग ये फॉर्मूला एराइज किए। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयतन इसका क्या होगा भैया, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है। जब हम 10th का एग्जाम दिए थे तब हमको ये सवाल पूछा था। हमको याद है कि जब हम 10th का बोर्ड दिए थे, है ना, तो ये आयतन पूछा था हमसे कि बेलन का आयतन बताइए क्या होता है, बताइए। तो आप लोग पहले से पढ़ लिए। चलो, ये हमारा बेलन है जिसे हम लोग सिलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंडर। इसको बेलन के नाम से जानते हैं आप। क्या नाम से जानते हैं भैया, बेलन को बेलन के नाम से जानते हैं आप। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग कोन में, जिसे हम लोग कहते हैं शंकु। आइए इसको दिखाते हैं आपको कि शंकु कैसा होता है। आइए, चलिए, ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा कोन है जिसे हम लोग कहते हैं शंकु। शंकु में क्या क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके माथे पे सर्कल नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे जरूर बनता है। कहाँ पे, नीचे पैंदी में, जिसको आधार बोलते हैं। यहाँ पे इसका क्या बना है, सर्कल। इसमें एक हाइट होगा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्या होगा भैया, एक हाइट होगा, एक स्लैंट हाइट होगा। एल क्या है, एल है आपका क्या, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट है, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब चूंकि रेडियस इसलिए है क्योंकि ये सर्कल का पैंदी बनता है। वो जो बर्थडे कैप नहीं देखते हो आप लोग, बर्थडे का जो हैप्पी बर्थडे टू यू है ना बोलते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हैप्पी बर्थडे टू यू का जो कैप होता है, उसका आधार जो बेस होता है और वो उसका जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल जो है शंकु के जैसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हैप्पी बर्थडे, HBD बोलते हैं ना जी शॉर्ट में, हैप्पी बर्थडे। चलो, तो ये क्या हो गया, हमारा शंकु हो गया। आइए शंकु के बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं हम लोग। इस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर एल, यानी कि रेडियस को स्लैंट हाइट में तिर्यक ऊंचाई इसका, अच्छा किधर गया जी, यहाँ है। इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में ध्यान रखिएगा, तो बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये होगा हमारा तिर्यक ऊंचाई। आइए, ये हो गया हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, ये पाई आर स्क्वायर आया आपका यहाँ से, यानी कि ये जो बेस है इस पाई आर स्क्वायर को इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में जो हमारा पाई आर एल था उसमें जोड़ दिए, तब जाकर के हमारा क्या बना है बाबू, तब जाकर के बना है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके आयतन क्या होते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 को अगर पाई आर स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई कर दें तब आकर के हमारा आयतन हो जाता है किसका, शंकु का। अब ये बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पाई आर स्क्वायर एच था ये किसका आयतन था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन था। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है भैया गोला। क्या है, गोला, जिसे हम लोग कहते हैं स्फेयर। किसे कहते हैं हम लोग, स्फेयर। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है यहाँ से, ठीक है। आपको रेडियस दे देगा, है ना, उसके बाद आपको 1-2 इन्फॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा कि गोला का क्षेत्रफल निकालिए, गोला का आयतन निकालिए। इस तरह से आपको सवाल जो है पूछता है, तो आपको ये सब आना चाहिए। नहीं, आइए, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखना भी चाहोगे क्या, अरे तुम लोग जानते हो इसको, ये देखो कैसा है। गोला थोड़ा सा मोटू है। क्या है, गोला थोड़ा सा मोटू है, जिसको हम लोग कहते हैं स्फेयर। क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं हम लोग स्फेयर। तो ये स्फेयर जो है यहाँ पे सेंटर होगा, ये हमारा क्या है, रेडियस है। और इसको जैसे हम लोग काटेंगे तो भी देखेंगे अर्धगोला भी देखिएगा आप, है ना, इसको कटिंग है, यानी कि ये गोला का जो दोनों चिपटा होता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा गेंद के तरह जो आकार होता है ना, जो फुटबॉल खेलते हैं आप, ऐसे जो मारते हैं,
ये वाला, तो वही है ये गोला हमारा। चलिए ध्यान रखिएगा आप। तो गोला के दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है भैया? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोला का आयतन 4/3 πr3। इसको याद रखना है, 100% एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चंस, ध्यान रहे। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्धगोला पर, जिसे हम लोग कहते हैं हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं बाबू? इसे कहते हैं हम लोग हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर क्या होता है ध्यान रखना। जैसे ये गोला है ना, इसी को हम लोग अगर आधा काट दें, यानी कि ऐसे यहाँ से ये कटा हुआ नजर आ रहा है, ये सर्कल नहीं है, ये कटा हुआ है, तो काट करके हम लोग इसको बना सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला। जैसे आप देखिएगा ऐसे करके गोला को हम लोग काट के ऐसे निकाल लिए, है ना, इसको जो काट के निकाल लिए इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। बाकी सब चीज उसमें सेम रहेगा, याद रहे, इसमें भी रेडियस होता है ना। ये क्या हो गया आपका? अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 πr²। मतलब उसका जो 4 πr² था ना, उसी में हम लोग क्या किए, 2 से भाग दे दिए, तब जाकर के हमारा निकला क्या? अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 πr²। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपसे पूछता है, याद रखिएगा। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट में कहेंगे इसको। टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल को कहेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया, TSA। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग इस सब शॉर्ट नाम से जानते हैं, TSA और CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो 2 πr² में πr² जोड़ देंगे। ये πr² कौन वाला है? ये जो आपको नहीं दिख रहा है, ये इसको हम लोग काटने के बाद निकाले थे। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये वृत्त जैसा है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इसलिए इसमें जोड़ दिए हम लोग, तब ना कुल निकलेगा, है ना। नेक्स्ट, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr3। क्यों? क्योंकि पूरा गोला का आयतन हम लोग पढ़े थे 4/3 πr3, है ना। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। मेंसुरेशन पढ़े थे पहले अभी हम लोग, अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। चलिए स्टैटिस्टिक्स, अब इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली हम लोग बेसिकली आंकड़ों के बारे में स्टडी करते हैं, डाटाओं के बारे में बात करते हैं, है ना, डाटा के बारे में। डाटा क्या होता है? एक होता है सरल डाटा, एक होता है आपका बारंबारता डाटा। इस तरह के डाटा के बारे में हम लोग 100% कंसेप्ट क्लियर जो है इसके एक्सप्लेनेशन क्लास में हम लोग करेंगे। लेकिन इसके कुछ फॉर्मूला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं माध्य को मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन क्या है? कि सरल आंकड़ों के लिए, अगर हम बात करें सरल आंकड़ों के लिए, जो सिंपल डाटा होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। मीन को हम लोग x लिख करके ऊपर में से बार देते हैं, इसको मीन कहते हैं, इससे सूचित करते हैं। इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? सिग्मा, याद रहे। तो सिग्मा x/n, यानी कि कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्याओं से अगर भाग देते हैं हम, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल आंकड़ों का माध्य। आइए, अगर हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी पर बात कर लें, फ्रीक्वेंसी पर, उसके लिए क्या होगा? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx/σf। अर्थात अगर बारंबारता है तो उसके आंकड़ों से गुना और बारंबारताओं के योग। अच्छा, इस सिग्मा का जो मेन काम होता है ना, वो होता है सम करना। सम मतलब क्या? योग, और योग का मतलब क्या? जोड़। क्या होता है? जोड़। इस बात को याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? इस बात को याद रखना है आपको। चलो, समझ में आ रही बातें? आइए नेक्स्ट, माध्य के बाद आते हैं हम लोग माध्यिकाओं पे। माध्यिका को बोलते हैं हम लोग मीडियन बाबू। क्या बोलते हैं? मीडियन। मीडियन में दो बात को ध्यान रखना है, n अगर सम हो और n अगर विषम हो। क्या है? n अगर सम हो और n अगर विषम हो, दो बात। अगर n बराबर वाट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे विषम। क्या होगा? विषम। अगर विषम होगा मतलब 1, 3, 5 ऐसा रहेगा, तो उसको एक जोड़ करके सम बना करके हम लोग काम करते हैं। n+1/2, th का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। अब पद, जो पद निकल गया उससे हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं आसानी से। चलिए, n का मान अगर हमारा सम आ गया, क्या आ गया? सम का मतलब इवन। इसको लिखिए इंग्लिश में इवन, इसको लिखिए ऑड। क्या लिखिए? ऑड इवन। तो n/2 th टर्म है ना,
टीएच टर्म, इसको वहाँ बोलते हैं n/2 + 1 टीएच टर्म। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे n + 1/2 है, यहाँ पे n/2 + 1 है। इन दो बातों का खास ख्याल रखना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया बच्चे लोग? आ जाओ। तो मीडियन क्या होगा? n/2 टीएच टर्म और n/2 + 1 टीएच टर्म डिवाइडेड बाई 2। बताइए बताइए, क्या मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है आपको? चलिए, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ये हमको पता है, ये बात जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप, इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं आप, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सब का ऑपरेशन होगा एकदम, और 100% समझ में आएगा क्लास में। कितना? 100% समझ में आएगा आपको। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको याद करने के लिए, एग्जाम के रिवीजन के लिए, उस पर्पज से ये जो है आपके लिए फॉर्मूला का क्लासेस लाया गया, ताकि आपको सब दिन के लिए आप निश्चिंत हो जाएं कि ये फॉर्मूला सब आता कहाँ से है ना, मैथ्स को लेकर के। चलिए, हम बात करते हैं बहुलक की मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है हमारा मोड। क्या बोलते हैं इसको? मोड। बेसिकली बहुलक उसको बोलते हैं जो आंकड़ों का फ्रैक्शन होता है ना, एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, वह जो सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक बार, लिखिएगा यहाँ पे आप कि सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन। चूंकि फ्रैक्शन लिखे हम, संख्या नहीं लिखे, हम जान के नहीं लिखे संख्या, क्योंकि संख्या नहीं होगा। जब भी आंकड़ों के डाटा के एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वहां पे फ्रैक्शन यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? फ्रैक्शन का यूज। चलिए, तो इसका तो बहुलक में हमने देख लिया। आइए नेक्स्ट, बहुलक का, माध्यक का और माध्य का, तीनों चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे ही देते हैं हम। आइए, जैसे मान लिया जाए आपको ये पूछा है, आपको बोला है कि बहुलक बताइए इसका। आपसे एग्जाम में पूछ दिया आपको कि ये जो आंकड़ा हम लिखे हैं इसका बहुलक बराबर व्हाट, क्या होगा? आपका जवाब कैसे होगा, ध्यान रखिएगा आप। इसमें सबसे पहले आप नंबर चुनिए, कौन कौन नंबर आपको दिया हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, इसके अलावा भी कोई है क्या? नहीं है। 1 कितनी बार आया है, ध्यान रखिएगा। बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको, चूंकि ये फॉर्मूला की क्लासेस है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपका ये सवाल बन जाएगा एग्जाम में। 1 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा ऐसा है जो 1 आया है। चलिए, मान गए आपकी बात को। 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे क्या? फिर आप कहेंगे सर 1 2 3, 3 बार ऐसा आया है जो 2 आया है। चलिए ठीक है, ये भी बात मान गए आपके। 3 कितनी बार आया है, चलो तो 3 आया है, 1 2, बस 2 ही बार, मतलब 6 3 9 2 11। टोटल फ्रैक्शनों की संख्या कितनी हो गई? 11। आप काउंट कीजिए, 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। इसका मतलब है ये जो हम लोग रिजल्ट निकाले हैं ये बिल्कुल 100% सही है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो मैंने आपको लिखाया कि सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन, यानी कि इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है? 6 आया है। क्या आया है? 6 बार आया है। कौन? 1। कौन आया है? 1। तो ये 1 जो है यही हो जाएगा आपका बहुलक। क्या हो जाएगा बाबू? बहुलक, जिसे आप लोग मोड भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस बहुलक का? 1 हो जाएगा आंसर। क्या होगा? 1। 6 नहीं, याद रहे, 6 नहीं 1, क्योंकि 1 6 बार आया है। अब इन्हीं तीनों के बारे में एक संबंध है, जो संबंध आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्या है कि बहुलक बराबर होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो आप जवाब देंगे 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। मतलब बहुलक, माध्य और माध्यक तीनों का एक संबंध होता है, उस संबंध का नाम है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। चलिए, अब हम लोग आते हैं लास्ट चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 15। कितना है? चैप्टर नंबर 15। तो ये चैप्टर नंबर 15 आपके मैथमेटिक्स का क्लास 9th का है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी कहते हैं बाबू, इसको प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपको हम छोटा सा बात बता देते हैं, ये संभावना का नाम है। किसका नाम है? संभावना। ये किसी लड़की का नाम नहीं है,
बहुत लोग खुश हो गया सुन के नाम। संभावना, चांस, इसको हम लोग चांस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चांस। नहीं बोलते हैं हम लोग कई बार बात में कि क्या चांस है कि आज बारिश होगी, क्या चांस है कि हम बिहार में टॉप करेंगे, क्या चांस है कि आप मेरे दोस्त होंगे या आप मेरे दोस्त बनोगे, है ना, होता है ना। चलो, तो उसी को चांस बोलते हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये सब नाम है इसका। चलिए, और इसको सबसे ज़्यादा जो पढ़ता है वो सीए का स्टूडेंट पढ़ता है, चार्टर्ड अकाउंट। ये आगे पता चलेगा आपको क्या होता है सीए। अभी तो आप जो है ना, बच्चा बुतरू हैं अभी आपको पता है डीएम, एसपी, है ना, दरोगा, बिहार पुलिस, क्या उसके बाद आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, ये सब आपको पता है। फिर धीरे धीरे जब पढ़िएगा, आगे जीवन में आगे बढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि कि आगे और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसमें सेवा देना होता है ना। चार्टर्ड अकाउंट बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड सर्विस है। कहा जाता है आईएएस के बाद सबसे टफेस्ट एग्जाम इसका सीए का ही होता है, और टफ होता है निकालना, है ना। तो वो सब पता चलेगा आपको धीरे धीरे, सही बात है ना। आ जाओ, तो प्रायिकता पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रायिकता होता है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी भी घटनाओं के बारे में, किसी भी प्रेक्षण के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रायिकता। तो वो जो डिस्कशन हमारा इवेंट का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, वो होता है NE/NS। अब NE को क्या बोलते हैं और NS को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में समझिएगा। ये होता है प्रेक्षणों की, समझिएगा, प्रेक्षणों की कुल प्रेक्षणों की संभावना। ये होता है कुल घटना या कुल प्रेक्षणों की संख्या। इसको बहुत डिटेल्स में पढ़िएगा आप, इतना छोटे से समझ में नहीं आएगा, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन बस इतना आपको कहीं दिख जाए, PE बराबर NE/NS। और इस वीडियो को ना एक बात हम और सजेस्ट करेंगे आपको, जब हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, जो बच्चा का हो गया होगा तो हो गया होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं हमारे, है ना, पूरी बार एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, है ना, कि जितना मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, जितना आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया गया फॉर्मूला का, आपको उस समय बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। क्या होगा? बहुत कम समय में आपकी रिवीजन हो जाएगी। इस बात को मेरे याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट प्लस किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट का नहीं होना, ये PE- का मतलब होता है हाँ, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हाँ, आप प्लस इसको बोलते हैं नहीं। दोनों का योग कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। यानी कि अगर आपको हाँ निकालना है, अगर मान लिया जाए कि हमको ये निकालना है P, तो बराबर क्या करेंगे? 1 - PE-। समझे बात? दूसरा पॉइंट, अगर हमको निकालना है PE0 यानी कि नहीं, तो 1 - हाँ, क्या होगा? 1 - हाँ। क्या समझ में आया बात आपको? तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट होना, किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट का नहीं होना, दोनों का योग होता है 1, ठीक है। और हम यूँ एक लाइन में कहें कि प्रोबेबिलिटी का जो औकात होता है ना, जो पावर होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होकर के 1 पे खत्म होता है। यानी कि यह 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे जाकर के दम तोड़ देगा। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए अब कुछ समस्याओं को हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए कुछ समस्याओं को समझते हैं हम। समस्या नंबर 1 कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब समझिए घटना किसे कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, दुर्घटना और घटना में फ़र्क है। दुर्घटना का मतलब होता है एक्सीडेंट, और घटना का मतलब होता है हम जान करके उस चीज़ को करना चाहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रिमोट है, ठीक है, जिससे हम आगे पीछे करते हैं सवाल को। ये पीछे हो गया और ये आगे हो गया। अब ये घटना है कि हम इसको ऐसे फेंके, ये फेंके, तो इसमें 2 पार्ट है। एक होता है ये देखिए पीला वाला, एक होता है नॉर्मल वाला। तो हम जो ऐसे फेंके तो क्या संभावनाएं हैं कि हमारे पास वो पीला वाला ही आएगा? वो संभावनाएं कम है, और हमारे पास आया ये इस तरह का पीला इधर है। तो ये जो हम कृत्य कर रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? घटना। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इवेंट। क्या बोलेंगे भैया मेरे? इवेंट बोलेंगे बाबू लोग। चलो, तो असंभव घटना की प्रायिकता, ये संभव था। अगर हम इस रिमोट को उठा के फेंक रहे हैं तो ये संभव है, ये हम कर सकते हैं। अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि इस बोर्ड को उठा करके ऐसे कैच करेंगे हम। ये पूरा बोर्ड उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उखाड़ लेते हैं इसको, नहीं ऐसे दम करके उखाड़ते हैं पूरा, और उखाड़ करके ऐसे फेंकेंगे, और उसके बाद देखेंगे ये पार्ट आता है कि पिछला पार्ट। असंभव बात है। क्या बोल रहे हैं सर आप? आपके मन में आएगा ऐसा काहे कीजिएगा आप? अगर ऐसा कीजिएगा तो पढ़ाइएगा कैसे?
सही बात है, सही पकड़े आप। पढ़ाएंगे कैसे? तो ये असंभव घटना है, लेकिन ये संभव था, इसलिए आपसे कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होगा, मतलब आप नहीं कर सकते हैं कुछ। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप। आई, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0। अभी मैंने बताया आपको कि प्रायिकता का अवकात होता है 0 से स्टार्ट 1 पे खत्म। चलिए, पावर यहीं से शुरू यहीं पे खत्म। कहां से शुरू? 0 से शुरू, और कहां पे खत्म? 1 पे खत्म। तो कहने का मतलब कि पावर शुरू कहां से होगा? 0 से। पावर खत्म कहां होगा? 1 पे। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रायिकता। याद रहेगा आप लोग को? बताओ बताओ जल्दी से, याद रहेगा? सेम 10th में सवाल पूछेगा आपको, याद रखिएगा ये बात मेरा, आप है ना। चलिए, जितना सवाल अभी प्रायिकता का लिए है ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आपका। कितना? 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। चलो अब आइए, अभी जो एग्जाम दीजिएगा आप, अभी भी रहेगा वार्षिक एग्जाम जो दीजिएगा आप, है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? यानी कि घटना होबे करेगा, निश्चित है कि होबे करेगा, उसका नाम है 1-1-1। मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा, 1 होगा। समझ में आई बातें? चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। अभी तो बताए हम आपको कि 1 पे खत्म हो जाता है पावर। पावर शुरू 0 से होता है और पावर खत्म होता है 1 पे। तो पावर यहीं से शुरू वहीं पे खत्म। चलो, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। यह बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रायिकता का जो मान होता है ना बाबू, 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे जाकर के खत्म होता है। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहते हैं, जिसका अर्थ है 0 से लेकर के 1 तक का मतलब है कि अगर हम 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा ही होगा और 1 से छोटा ही होगा। 0 से बड़ा कभी नहीं हो, 0 से छोटा कभी नहीं होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। मतलब इसका जो रेंज है 0 से 1 के बीच में है। यही बात है प्रायिकता का सबसे लास्ट बात। क्या है? सबसे अंतिम बात, अंतिम सफर की, 0 से लेकर के 1 तक। जिंदगी का सार, इस दुनिया का सार अंत में 0 ही है, ये भी पता है आपको। चलो, और भी है क्या इसमें? नहीं है। अब थैंक यू है ना। तो ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही शिद्दत से बनाया गया है, जिसके लिए आपको पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि आपका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। तो आपकी वीडियो बन करके पूरी कंप्लीट है, आपकी क्लासेस आपको हवाले दिया जाता है। अब आप में इसमें कुछ कुछ काम कीजिएगा आप, जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसमें क्या क्या काम कीजिएगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। चलो आइए, आ जाओ, इसमें थोड़ा सा क्या क्या है बता दें हम आपको। आइए, इसमें करना क्या क्या है आपको ध्यान में रखिएगा आप। आ जाओ, यहां पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला बात, इस वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देखेंगे। क्या करेंगे? फुल देखेंगे, पूरा देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसको आप सेव कर लेंगे। क्या करेंगे? सेव करेंगे, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में क्या हो? आसानी हो। सेव करके रख लीजिएगा आप, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में। किसमें? फ्रेंड्स में, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे में कमेंट आपको करना है। क्या करना है? इस वीडियो के नीचे में आपको कमेंट्स करना है, एक अच्छा सा फीडबैक देना है। क्या देना है? फीडबैक। आपको ये बताना है इसमें कि आपको यह क्लास कैसा लगा, ठीक है। ये जो क्लास हम आपके लिए लेके आए, ये कैसा लगा आपके लिए, फॉर्मूला का क्लास कैसा लगा, और आपको कौन सा क्लास ऐसा और चाहिए, कौन सा क्लास और चाहिए, है ना। ये भी आप बताएंगे। क्या करेंगे बाबू? और आप ये भी बताएंगे कि कौन सा क्लास आपको और चाहिए, ठीक है। ये क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। और शेयर तो आपको हर दोस्त में आपको इस वीडियो को भेजना है। और इसके जो कमेंट्स होंगे, उस कमेंट्स को जो नेक्स्ट क्लास होगा मेरे बाबू, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अच्छे अच्छे कमेंट्स, जो भी मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट्स क्या है उसको हम आपको बताएंगे। जब भी कोई स्पेशल क्लास हम लेके आएंगे तो इस कमेंट्स को एक बार जरूर हम रीड करेंगे कि ये बच्चा जो है ऐसा ऐसा कमेंट किया और इस तरह का क्लास का डिमांड किया है, ताकि हमको भी पता चल पाए कि बच्चे इस क्लास को कितना पॉजिटिव तौर पे लिए हैं, ठीक है। चलिए
मैं समझ रहा हूं बातों को आपके, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों मेरे से आपका रिक्वेस्ट, ठीक है, इतना आप करेंगे और ये क्लास आपको बहुत अच्छे से जो है बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जस्ट एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है ना। जो भी आपके त्रैमासिक एग्जाम है, अगर मैं बात करूं आपको कि आपके जो त्रैमासिक एग्जाम होते हैं, उसके बाद आपका जो 6 माही एग्जाम होता है ना, 6 माही एग्जाम होता है, उसके बाद जो आपके वार्षिक एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जामों में आपको क्या होगा, फायदा होगा यहाँ से, ठीक है। तो इतना आप करेंगे, शेयर करेंगे, एक कमेंट प्यारा सा करेंगे जो कि आपके कमेंट्स को पढ़ा भी जाएगा, और कौन सा क्लास आपको नेक्स्ट चाहिए ये भी बताएंगे। चलिए, अब ये जो तैयारी हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो तैयारी करते हैं पहल बैच के माध्यम से। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है ना, वो बच्चों के लिए मैं बता दूं आपके लिए छोटी सी बात, ये एक पहल बैच है बाबू हमारा, जो कि आपका संपूर्ण तैयारी हर सब्जेक्ट का, देखिए आप कितने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी हो जाती है इस बैच में, जिसमें से इतने सारे फीचर्स लाइव क्लासेस से लेकर के पैनल पीडीएफ तक आपको मिलता है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं आपके, और स्पेशल क्लासेस हम बीच बीच में यूट्यूब पे आपके लिए लेके आते ही हैं, है ना। तो ये आपका पहल बैच के माध्यम से ये क्लासेस होती है, जो आपको मात्र 499 में जो है ये बैच आपको उपलब्ध है। कहाँ पे है भैया? ये है आपका दिशा, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ये है हमारा क्या एप्लीकेशन, क्या है बाबू? ये है हमारा एप्लीकेशन दिशा ऑनलाइन क्लासेस का। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इस नंबर पे, ये जो नंबर है यहाँ पे, ये नंबर क्या है आपके? ये नंबर है आपका 770, है ना, 770087879453। क्या है? 9453। ये एक नंबर है। कोई भी तरह का इंक्वायरी आपको करना है, किसी भी तरह का क्वेरी करना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस बैच के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप अपनी तैयारी भी और बेहतर कर सकते हैं बिहार बोर्ड का, ठीक है। ये किसकी बैच है? ये बिहार बोर्ड की बैच है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहां तक आप लोगों का सफर और यहां तक साथ देने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है बाबू? तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी बच्चों का जस्ट मैंने जो कहा आपको 2 पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। पहला क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्लास को अपने दोस्तों में आप जरूर शेयर करेंगे एक बार, है ना, सही दोस्तों में शेयर करेंगे। दूसरा, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। 2 बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं तनवीर सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग। चलिए, बाय बाय।